दोस्तों आप ये राम झूले की तस्वीरें देखकर आपको शायद कुछ याद आ रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। मालू की अगर मामला जो आपने देखा था आतिफ और हुसैन का, 25 फरवरी 2024 की रात 2 बजे के लगभग आतिफ और हुसैन की जिस तरह से दर्दनाक मौत इसी पुलिया पर, इसी ब्रिज पर हुई थी राम झूला के। राम झूला प्रकरण में रितु मालू को सीआईडी को दी गिरफ्तार करने की छूट। नशे में तेजी से कार चलाकर राम झूले पर 2 लोगों को कुचलने के आरोप में रितु और वो मामला लगातार चलता हुआ आज कहीं न कहीं थम सा गया। मैं आपको बता दूं कि मालू को रात 2 बजे गिरफ्तार कर दिया गया और उसके साथ साथ जेल भी पास कर दिया गया। लोग कहते हैं ना कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, और जिन लोगों का कानून से विश्वास उठ चुका होगा वो आज कहीं ना कहीं विश्वास ज़रूर करेंगे कि कानून और संविधान वाकई में ज़िंदा है। और पैसा कितना भी हो, लेकिन जब कानून अपने हाथ लंबे करता है तो कहीं ना कहीं मुजरिम की गिरफ्त तक ज़रूर पहुंचता है। उस केस को देखने वाले मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष ज़ीशान सिद्दीकी साहब। लगातार लगे रहें और आखिरी दम तक वो लगे रहें जब तक कि मालू जेल पास नहीं हुई। और मेरे साथ खड़े हैं शाहरुख, आतिफ के भाई थे, और वो भी लगातार ज़ीशान सिद्दीकी के साथ कंधे से कंधा लगाते हुए लगातार खड़े रहते हैं, और वो आज कहीं ना कहीं अंतिम शरण में पहुंच चुका है। आइए हम बात करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि तहसील पुलिस स्टेशन में वो केस था, उसके बाद वो सीआईडी की तरफ गया और सीआईडी ने अपना कानून के हाथ जो थे कहीं ना कहीं आरोपी की गिरफ्त तक ज़रूर पहुँचा दिए गए। ज़ीशान सिद्दीकी के साथ मेरे साथ हैं, जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और लगातार उस केस को देख रहे थे। आइए उनसे बात करते हैं और पूरे मामले पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ज़ीशान सिद्दीकी साहब। शुक्रिया। अब लगातार आप उस केस को देख रहे थे जिस दिन से एक्सीडेंट हो रहा 25 फरवरी 2024 से लगातार आप उस केस को देख रहे थे, और मालू को 2 बजे रात को गिरफ्तार कर दिया गया, जेल भी पास कर दिया गया। इस बीच जो तकलीफें थी जी, इस बीच जो परेशानी हुई, उसको आपने कैसे हैंडल किया? ये बीच में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें अगर किसी ने दिया है तो सिर्फ़ और सिर्फ नागपुर पुलिस ने दी है। ये मैं पहले भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर पुलिस पहले से ज़र्रा बराबर भी सहयोग कर देती तो हमको एक केस के अंदर 7-7 महीने तक के लड़ाई नहीं लड़ना पड़ता था। और आगे क्या होता है मेरे को नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल जो कार्रवाई सीआईडी ने करी, मैं सल्यूट करता हूँ सीआईडी को कि रितिका मालू की बेल कैंसिल होते से रात में 10:30 बजे माननीय कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाकर सीआईडी ने रितिका मालू को रातों रात गिरफ्तार करने की परमिशन सीख करी, क्योंकि लेडी है वो, उसको सूर्यास्त के बाद में बाय लॉ इतना मतलब नहीं अरेस्ट किया जा सकता है। सीआईडी ने एक कदम से ये दिखाया कि आरोपियों को बचाना कैसा, इससे ज़्यादा ध्यान विभाग ने इस पर डालना चाहिए कि आरोपियों को पकड़ में कैसा लिया जाए। जहां नागपुर की तहसील पुलिस, उनके पीएसआई परशुराम भवाड़, उनके पीआई संदीप बुआ लगातार आरोपियों को बचाने के ट्रैक पे काम कर रहे थे, वहीं सीआईडी ने उनको पकड़ने के ट्रैक पे काम करा। और रहा सवाल मेरे को बहुत से लोगों ने ये समझा है कि आप पुलिस के अगेंस्ट इतना जा रहे हो, वो मालू फैमिली बहुत बड़ी है, वो सारडा फैमिली बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं। मेरा इतना मानना है कि मेरा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ़ और सिर्फ खुदा है। मेरे साथ में क्या होगा, जो मेरी किस्मत में नसीब में जो लिखा होगा वैसा होगा। मेरे को ये चीज़ों की फ़िक्र नहीं है। और बहुत एक अफसोस की बात है कि कुछ लोग इसमें पैरवी करने की कोशिश कर रहे थे कि उनका क्या था मेरे को नहीं पता इंटेंशन, के पुलिस का नाम मत डालो, पुलिस को बचाने की क्या इंटेंशन रहते मेरे को नहीं पता है चीज़ों के बारे में। लेकिन अभी भी हमारी लड़ाई रुकी नहीं है, हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं है। रितिका मालू तो अभी सेंट्रल जेल गई है। इस केस के अंदर जिसने हमको इतनी तकलीफ़ दिया, जिस भी पुलिस वाले ने हमारे को इतना इन्हें मजबूर किया था, ये विक्टिम फैमिली है, आतिफ के भाई है, जिसने इन्हें खून के आंसू रुलाया बोल सकते हैं। वो पुलिस वाले, चाहे पीआई संदीप बुआ रहे, चाहे पीएसआई परशुराम भवाड़ रहे, इन्होंने कार्रवाई सही तरीके से नहीं करी थी। इन्होंने जितने गैरकानूनी काम करे थे, सबूत नष्ट करने की कोशिशें की। कार्रवाई में ऐसी क्या तहसील पुलिस ने ऐसी ढिलाई क्या थी जो सीआईडी की तरफ देना पड़ा इस केस को? शुरुआत से ही जैसा मैं बोल रहा हूँ, ये तो सभी को पता चल गया है। पहले दिन एक्सीडेंट होने के 6-7 घंटे के बाद उनका मेडिकल करना आरोपियों का, शराब की जो बोतलें थी, जो एविडेंस था, उसको जगह से गायब करने का काम आरोपियों के साथ मिलकर के एक पीएसआई पद के आदमी ने किया। उसके बाद में पीआई संदीप बुआ, जो कि हमारी बदकिस्मती से तहसील पुलिस स्टेशन के पीआई बने बैठे हुए हैं,
उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं आरोपी को पकड़ने का ही हूँ, उनको ज़र्रा बराबर ये नहीं लगा एहसास कि कोई लोगों के भाई मर चुके हैं, किसी की औलाद मर चुकी है। आरोपी को पकड़ने के पहले उन्होंने बिना सुपुर्दनामा ऑर्डर के आरोपी परिजनों को मर्सिडीज गाड़ी हैंड ओवर कर दी थी। एविडेंस डिस्ट्रक्शन का वो केस है। पहली रात जब गाड़ी का सेकेंड डे का वीडियो, उसके अंदर गाड़ी की सीट्स पर गुटके के थूके हुए निशान है। जब पीआई संदीप बुआ ने गाड़ी रिलीज कर दी थी गैरकानूनी तरीके से, मैंने प्रोटेस्ट करा, आंदोलन करा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, उसके बाद इन्होंने गाड़ी दोबारा जमा करी। गाड़ी के पहले वाले जो दाग थे वो अंदर से सब गायब हो गए। तो कहीं ना कहीं पीआई संदीप बुआ का यही था इंटेंशन कि गाड़ी रिपेयर हो जाए। गैरेज में खड़ी थी क्योंकि वो गाड़ी वहाँ से हमको पता चला है। इस तरीके की इतनी मतलब ऐसी शर्मनाक हरकतें हैं, इनके बारे में आप सोचिए जिनके भाई लोग मरे हैं। ठीक है, मेरे को इतना बुरा लग रहा है, मेरा तो खून का रिश्ता ना आतिफ से था ना हुसैन से था, मैं वो चीज़ को महसूस कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो तकलीफ तो ना आप ना मैं ना कोई महसूस कर सकता जो हकीकत में इनके ऊपर में गुजरती होंगी। अब कैसा महसूस कर रहे हैं कि आरोपी को जेल पास कर दिया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी मेरे को सेल्फ सेटिस्फेक्शन लगा ये चीज़ से। जब जेएमएफसी कोर्ट के जज साहब ने रात में 10:30 बजे कोर्ट खुलवा करके बाकायदा उसको रातों रात अरेस्ट करने की परमिशन दिए, तो हमको ऐसा उम्मीद थी कि जब मतलब इतना सीरियसली लिए तो वो केस की सीरियसनेस लगी होंगी उनको, तभी उन्होंने इतने रात में वो डिसीजन दिया। क्या यकीन है आपको कि कानून पर विश्वास व यकीन है कि कहीं ना कहीं कानून जिंदा है? कोर्ट पर हमको पूरा भरोसा है, क्योंकि इसके पहले भी जहाँ नागपुर पुलिस के डीसीपी या नागपुर पुलिस के पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल साहब, उनसे हमने बार बार मांग की थी कि साहब आपकी पुलिस इस तरीके से गैरकानूनी कार्य में आरोपियों का मदद कर रही है, पुलिस खुद गैरकानूनी कार्य कर रही है। सीपी साहब ने हमारी एक भी बात नहीं सुने। उनको हमने बार बार मांग करे कि सर एटलीस्ट हमारी ये केस को सीआईडी में ट्रांसफ़र कर दीजिए। सीपी साहब ने कोई डिमांड को पूरी नहीं करे हमारी। पता नहीं इन लोगों का क्या था इंटेंशन। अगर पीआई संदीप बुआ अगर कुछ गलती उसके अंदर नहीं करे थे तो पीआई संदीप बुआ ने तुरंत एनओसी दे देना था कि मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाई कोर्ट में हमने रिट पिटीशन दायर किया कि हमारे केस को सीआईडी में ट्रांसफ़र करिए। वहाँ भी पुलिस ने एनओसी नहीं दी, वहाँ भी पुलिस ने कंटिन्यूसली लड़ी अगेंस्ट में। आखिरी तक उन्होंने कोशिश किया कि केस इनके हाथ से ना जाए। तो कोर्ट पर हमको भरोसा है, क्योंकि इसके पहले भी माननीय हाईकोर्ट ने रिट पिटीशन में हमारे फेवर में फैसला देकर सीआईडी को केस ट्रांसफ़र किया। अभी जेएमएफसी कोर्ट, लेकिन वो जेल पास हुई है। माननीय जेएमएफसी कोर्ट ने ही वो स्टेप लिया रातों रात उसको अरेस्ट करने की परमिशन देने का, नहीं तो हो सकता हो दोबारा पिछली बार की ऐसा फरार हो जाती थी। तो हमको न्याय की उम्मीद है, और अब मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी लड़ाई यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। ये एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री चीज़ है मेरे लिए कि वो इतनी कंटिन्यूसली हम भिड़े हुए थे, उसके बाद वो अंदर हुई है। लेकिन इस केस के अंदर जो दूसरी अक्यूज थी माधुरी सारडा, उसका पति, जिन्होंने जगह से शराब की बोतलें गायब किए थे, पीएसआई परशुराम भवाड़, जिन्होंने जगह से शराब की बोतलें गायब किए थे, पीआई संदीप बुआ, जिन्होंने गाड़ी को एविडेंस डिस्ट्रक्शन की नीयत से छोड़े थे, अभी इन लोगों को आरोपी बनाने की हमारी लड़ाई बची हुई है। सीआईडी से भी हम ये मांग कर रहे हैं कि सीआईडी में हम लिखित शिकायत भी दे रहे हैं, पिछले पूरे रिकॉर्ड्स निकाल करके इनके ऊपर में जांच करके ये चारों के ऊपर भी एविडेंस डिस्ट्रक्शन का केस लगाया। आपको कितनी उम्मीद थी कि एक तरफ गरीब परिवार से फरियादी थे और एक तरफ आरोपी की तरफ से हम देखते हैं कि करोड़पति थे, तो क्या लगता था आपको कि आप इस जंग को जीतेंगे? हिम्मत नहीं हारे, तभी ये अल्लाह ने नौबत लेकर के आया। ऊपर वाले पे भरोसा, मैं तो यही बोलूँगा, ना मैं कुछ हूँ ना कोई कुछ है, जो करा उसने करा है। अपने को सिर्फ मेरे को एक चीज़ समझ में आती है कि अपनी मेहनत को, अपने हार्डवर्क को, अपनी कोशिशों को लगातार जारी रखो। कामयाबी देना नहीं देना उसके इख्तियार में है। और ये भी उसने एक मैसेज दे दिया है फिर से, जबकि हम बचपन से सुनते हुए आते हैं, लेकिन आज फिर बोल रहा हूँ ऊपर वाले के इधर से कि दोबारा मैसेज मिला कि अगर उसकी मार पड़ना है तो फिर तुम पैसा लगा लो, पावर लगा लो, जैक लगा लो, पॉलिटिकल सपोर्ट लगा लो, हर चीज़ लगा लो। जब उसकी मार पड़ना है तो फंसना है, मतलब फंसना है इंसान ने। क्या है, मैं चाहता हूँ कि इनसे भी आप कुछ बोलना आप चाहेंगे क्या? आपको तब अभी कानून इस देश में जिंदा है, तभी तो इंसाफ की गुहार भी लगाते हैं लोग, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जो लिखा है वो वाकई में बड़ा खूबसूरत संविधान लिखा है। सबके साथ इंसाफ वाली
चीज़ें, इंसाफ वाली बातें लिखी हैं। तो टाइगर अभी ज़िंदा है कि इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि कानून अभी ज़िंदा है, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, पैसा उसके सामने कुछ भी नहीं होती। मेरे साथ है शाहरुख, जो आतिफ के भाई हैं, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि उन्होंने ही उसका केस की एफआईआर जो करवाई थी वो शाहरुख ने करवाई थी। शाहरुख ही कैसा लग रहा है कि अभी मालू को जो जेल पास कर दिया गया है, कहीं ना कहीं आपको इंसाफ मिलना शुरू हो गया है यहाँ से? अभी तो फ़िलहाल हमारे को कानून से पूरी उम्मीद थी, और जो हमारी मतलब जो हमारे को सफलता मिली है, कानून से जो उम्मीद थी उस पर वो मतलब उन्होंने काम अच्छा किया। और इसमें डे वन से हमारे साथ में ज़ीशान भाई इस केस में शुरू से लेकर आखिरी तक के साथ में थे हमारे। तो इनकी भी मैं अपने दिल से हमारी फैमिली, दोनों फैमिली की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इसमें हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी ने और कोई सोशल वर्कर ने कोई सपोर्ट नहीं किया। डे वन से हमारे साथ में ज़ीशान भाई सिद्दीकी ने इसमें फुल मतलब अपनी जी जान से मेहनत लगा दी इसमें, इस काम मतलब इस केस को लेकर। 25 फरवरी 2024 से लेकर अब तक कितने महीने गुजर गए इस जंग में? ये इस 7 महीने हो चुकी है अभी इस केस को। 7 महीने से सुना है कि कोर्ट की पायरी चढ़ते हैं, जब चढ़ते चढ़ते चप्पलें घिस जाती हैं। क्या इस बीच आपको लगा ऐसा कि एक तरफ गरीब परिवार और दूसरी तरफ करोड़पति, और कभी ऐसा मन में आया कि हम नहीं जीत पाएंगे? कैसा है, पैसा मायने नहीं रखता। इंसान जी जान से अगर मेहनत करे तो हर मुश्किल चीज़ भी आसान होती है। इसमें मतलब हम लोग ने जो शुरुआत से हमारा एक ही मकसद था कि ये जो घटना हुई है इसके साथ आगे चल के किसी और बच्चे के साथ में ये चीज़ ना हो। हमने इसलिए ये हक की लड़ाई लड़े और अल्लाह ने हमें इस चीज़ में कामयाब किया। और ज़ीशान भाई का काफ़ी इसमें मतलब हमारे फैमिली से भी, दोनों फैमिली से काफ़ी, मम्मी पापा ने भी काफ़ी दुआएं की इनके लिए। ज़ीशान भाई आपके रिलेटिव है, रिश्तेदार है? नहीं, हमारे दोस्त है। दोस्त है, मतलब इंसानियत का रिश्ता नहीं। हाँ, इंसानियत। तो दोस्तों बिल्कुल ये तो सिद्ध होता है कि जहाँ पैसा काम नहीं करता वहाँ इंसान की बात काम कर जाती है, और बात के साथ साथ कहीं ना कहीं इंसाफ ज़रूर मिलता है। मायूस नहीं होना चाहिए। शाहरुख जो है, उन्होंने आतिफ के जो भाई है छोटे वाले, उन्होंने वो रिपोर्ट को दर्ज करवाया था और ज़ीशान सिद्दीकी के साथ मिलकर वो जंग को लड़ते गए हैं। 7 महीने का अरसा हो चुका था और आज की इस डेट में रितिका मालू जो है वो जेल के अंदर है। तो इंसाफ से मायूस ना होइए, क्योंकि संविधान अभी ज़िंदा है, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं और कहीं ना कहीं इंसाफ आपके साथ ज़रूर होगा। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNL 24 न्यूज़। कैमरा में संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर।